Hello and welcome to Bankpedia. So guys, in this lecture we will discuss coded blood relation. Okay. So last lecture में हमने देखा था blood relation. ब्लड रिलेशन में जो हमने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, आई होप आप लोग के समझ आए होंगे और आपको ब्लड रिलेशन का बेसिक समझ आया होगा. तो आज हम बात करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में. इस कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में बात करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर के टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं जो हमने साइंस का यूज किया हुआ था. ठीक है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ साइंस बताए हुए थे, जैसे कि स्टैंडिंग लाइंस फॉर जनरेशन गैप, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर सिबलिंग्स, double horizontal lines for married couples. Okay. And plus sign for male and negative sign for females. ये वो साइंस थे जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज करे थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ओके. तो अब आज हम बात करते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में. लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उनमें क्या हो रहा था, हम सीधे सीधे हमको दिया हुआ था जैसे ए इज फादर ऑफ बी और बी इज मैरिड टू सी, तो मतलब डायरेक्ट हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था और हम उसे उस हिसाब से सॉल्व कर रहे थे. लेकिन आज हम इसमें देखें तो आज हमको क्या होगा, कोड्स दिए होंगे. अगेन कोड्स होंगे. रीजनिंग में सिंबल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. जैसे मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में, जिन कोड्स की हमने जिन सिंबल्स की हमने बात की थी, जैसे कि एस्ट्रिप, डॉलर, कॉपीराइट और ऐसे ही कुछ भी बाकी जो हैं जो भी आपको मोबाइल या कीबोर्ड पे आपके देखने के लिए मिलते हैं. तो अब क्या होगा, वो लिखा रहेगा आपके लिए क्वेश्चन में. हो सकता है वो लिखे क्वेश्चन में. एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि उसने लिख दिया क्वेश्चन में ए एस्ट्रिप बी, बी कॉपीराइट डी एंड डी डॉलर ई. ठीक है. अगर वो ऐसे क्वेश्चन लिखता है, अब इससे आपको क्या मतलब, इसके जो एस्ट्रिप, डॉलर या कॉपीराइट के जो होंगे वो इनके आपको क्वेश्चन से पहले आपको बताया हुआ होगा क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या है. जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें, उसने लिखा हो सकता है कि ए एस्ट्रिप बी का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी. ठीक है. ऐसे ही उसने लिखा होगा ए कॉपीराइट बी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ बी. फिर ऐसी डॉलर का मतलब उसने लिखा होगा ए बी, बी इज सन ऑफ ए. इसका मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एस्ट्रिप बी और लिखा हुआ है ए इज फादर ऑफ बी, तो आपको क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, जैसे कि ये एग्जांपल, तो आप इसको इसी अकॉर्डिंग बनाएंगे जो आपको ऊपर दिया होगा. जैसे एस्ट्रिप का मतलब यहाँ पर को फादर दिया हुआ है, तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको ऐसे ही बनाएंगे. ए इज फादर लिखा हुआ है बी का, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. अब आपको बी का कुछ नहीं पता तो आप कुछ नहीं करेंगे. अब आप देखेंगे कॉपीराइट का मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है ए इज हस्बैंड ऑफ बी. ठीक है. तो कॉपीराइट यहाँ है, तो नीचे क्वेश्चन में हमारे पास है बी कॉपीराइट डी. तो इसके अकॉर्डिंग, इस कॉपीराइट के अकॉर्डिंग पहला जो हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो दूसरे ऑब्जेक्ट का हस्बैंड है, तो मतलब बी यहाँ डी का हस्बैंड होगा. तो इससे हमें पता चलता है कि बी का जेंडर मेल था, जो कि हस्बैंड था डी का. ठीक है. अब डी का हस्बैंड था तो डी नेगेटिव हो गया. अब डॉलर के लिए जाते हैं, डी डॉलर ई, तो लिखा हुआ है डी ए डॉलर बी, बी इज सन ऑफ ए. अब यहाँ पर को मैंने इस एग्जाम्पल को ट्विस्ट के लिए ही लिया हुआ था. जैसे कि देखो, पहले आपको यहाँ पर भी ए पहले था बी पहले था, तो यहाँ पर को आपको स्टेटमेंट में भी ए और बी अकॉर्डिंगली दिए हुए थे. लेकिन नीचे वाले में देखें आप, यहाँ पर ए और बी
$a लिखा हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट में b को पहले लिया हुआ है और a को बाद में लिया हुआ है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर $e लिया हुआ है तो और लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कि b इज सन ऑफ a, मतलब जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का बेटा है। तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, e इज सन ऑफ d। ठीक है, हम ये लिखेंगे d इज सन ऑफ e, हम लिखेंगे e इज सन ऑफ d। तो हम इसको फिर नीचे को ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे e, और e क्या है, सन है। तो इस तरीके से ये ट्री हमने देखी कि बेसिक हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने देखेंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं इसमें। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। a क्रॉस b और a मल्टीप्लीकेशन b मीन्स दिया हुआ है a इज मदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स दिया हुआ है a इज ब्रदर ऑफ b, a प्लस b मीन्स दिया हुआ है a इज सिस्टर ऑफ b, a डिवाइडेड बाय b मीन्स दिया हुआ है a इज फादर ऑफ b। ओके, तो देखो यहाँ पर को सारे इनटू माइनस प्लस एंड डिवाइडेड बाई के साइंस को यूज किया हुआ है। और अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें स्टेटमेंट्स को, तो सब में जो स्टेटमेंट दी है उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन दूसरा ऑब्जेक्ट से दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जो पहला एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि m क्रॉस n प्लस r डिवाइडेड बाई t। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, आपको 5 स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करूं तो मैं लिखा हुआ है कि m क्रॉस n। देखिए आप ना ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है तो आप प्लस के साइन का मतलब अगर फादर है तो फादर, माइनस का साइन है तो डॉटर, ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या होता है ना, जो स्टेटमेंट होती है जब आप रियल एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो साइड से आती है लिखी हुई, तो वो लिखने की नीड वहां पर को नहीं है। आप डायरेक्ट इक्वेशन में जाएं और सॉल्व करना शुरू करें। तो पहला है m क्रॉस n का मतलब है m इज मदर ऑफ n। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, m अगर मदर है, m इज मदर ऑफ n। ओके, उसके बाद आपको बोला गया है n प्लस आर का मतलब है n इज सिस्टर ऑफ। ओके, n का भी जेंडर पता चल गया, n इज सिस्टर ऑफ r, n इज सिस्टर ऑफ r। एंड r डिवाइडेड बाई t का मतलब है r इज फादर ऑफ b। ओके, r जो है फादर है किसका, t का। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आंसर है m इज फादर ऑफ r। क्या m r का फादर है? बिल्कुल नहीं, m तो नेगेटिव है तो फादर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा लिखा है n इज आंट ऑफ t, n इज आंट ऑफ t। हाँ, ये हो सकता है ये है। तो एक स्टेटमेंट तो सेकंड आपकी ट्रू हुई। उसके बाद देखें m इज ग्रैंडफादर ऑफ t, m इज ग्रैंडफादर ऑफ t नहीं, m तो नेगेटिव मतलब फीमेल है तो ग्रैंडफादर नहीं हो सकती। फिर लिखा हुआ t इज सिस्टर ऑफ n, ये भी नहीं। तो सिर्फ आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये जो नीचे सारे क्वेश्चन है ऊपर की जो स्टेटमेंट है उन्हीं के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स Q इज ब्रदर ऑफ T। ठीक है, Q इज ब्रदर ऑफ T। तो आपके सामने 5 स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 स्टेटमेंट है, तो इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि Q इज ब्रदर ऑफ T आपको किस स्टेटमेंट में मिल सकता है। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें लिखा है y डिवाइडेड बाई Q माइनस T प्लस R। तो ऊपर आप साइंस में जाएं और ऊपर साइंस में देखें कि सबसे पहले Q और T के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, Q और T का डायरेक्ट रिलेशन A में दिया हुआ है, देखते हैं कि वो रिलेशन क्या बोलता है। A माइनस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B। ओके, तो इसमें आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपका डायरेक्ट आंसर A हो जाएगा, क्योंकि Q T जो है उसमें साफ पता चल रहा है कि Q इज ब्रदर ऑफ T अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट A इज ब्रदर ऑफ B। तो आप इसको डायरेक्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका आंसर A, जो आपका ये लिखा हुआ है y डिवाइडेड बाई Q माइनस T प्लस R, जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं। इफ द एक्सप्रेशन, चलिए आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा दूं कि आपका आंसर सही है नहीं है। y डिवाइडेड बाई Q मीन्स क्या है, y डिवाइडेड बाई Q मीन्स है y इज फादर ऑफ Q, y इज फादर ऑफ Q, Q
माइनस टी का मतलब है क्यू इज ब्रदर ऑफ टी। तो यहीं पर हमको पता चल गया। और अगर इस ट्री को आपको पूरा करने का मन है तो आप कहते हैं टी प्लस आर मतलब है टी सिस्टर ऑफ आर। तो टी जो है आर की सिस्टर है। तो इससे आपको पता चल गया क्यू जो है आर का टी का ब्रदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे इफ द एक्सप्रेशन m माइनस क्यू माइनस डी डिवाइडेड बाई एफ प्लस सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। बिल्कुल पहला जैसा ही क्वेश्चन है। आपको इसमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। m माइनस क्यू माइनस डी, देखो चार ही हैं, आपको अब तक याद भी हो गए होंगे शायद क्वेश्चन को देखते देख। दो अभी तक हमने सॉल्व कर लिए। तो m माइनस क्यू माइनस डी को हम सीधे सीधे ड्रॉ करते हैं। m इज ब्रदर ऑफ q, q इज ब्रदर ऑफ d। अब d डिवाइडेड बाई f है, तो d जो है d इज फादर ऑफ f, तो d जो है वो भी प्लस है और d इज फादर ऑफ f। अब f के बारे में कुछ नहीं पता। f इज सिस्टर ऑफ c, f प्लस a प्लस b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, तो f प्लस c मीन्स होगा f इज सिस्टर ऑफ c, तो f इज सिस्टर ऑफ c। इतनी सी ट्री थी। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या। पहली स्टेटमेंट है a c इज डॉटर ऑफ f। क्या c f की डॉटर है? नहीं, वो तो बहन है, तो गलत हो जाएगा। f इज नाइसी ऑफ c, f जो है नाइसी है c की? नहीं, वो तो आपस में सिबलिंग्स हैं, तो नाइसी नहीं होगी। c इज सिस्टर ऑफ f, c इज सिस्टर ऑफ f हो सकता है, बट हमें c का जेंडर नहीं पता, तो हम यहाँ पर को कुछ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट d इज फादर ऑफ m, d इज फादर ऑफ m। नहीं, d और m तो आपस में सिबलिंग्स हैं, तो d उसका m का फादर नहीं हो सकता। और यहाँ पर ई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ई ऑप्शन में लिखा है नन ऑफ दिस। तो जो ऊपर की चार स्टेटमेंट है उनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ओके, तो ये थे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। मैं आप लोग क्वेश्चन को थोड़ी देर पॉज कर लीजिए, उसके बाद करिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस अप्रोच के साथ सॉल्व करा है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सो स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे पी और क्यू का रिलेशन करके दिया हुआ है। पी हैशटैग, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको। पी इज द सन ऑफ क्यू, हैशटैग का मतलब है सन, ठीक है। एट द रेट का मतलब है चाइल्ड। लेकिन अब आप सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो पी और क्यू का आपस में रिलेशन ना देखिए, क्यू का पी के साथ बताया गया है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में यहाँ पर को चेंज है। फिर थर्ड स्टेटमेंट पी इज द पेरेंट ऑफ क्यू, मतलब पेरेंट लिखा हुआ है तो विच मीन्स जेंडर स्पेसिफिक उसने नहीं किया हुआ है, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना है। पेरेंट लिखा हुआ है, मदर लिखा हुआ है तभी जेंडर पता चलेगा, फादर लिखा हुआ है तभी जेंडर पता चलेगा। अगर पेरेंट लिखा हुआ है तो जेंडर नहीं पता चलेगा। तो अब आपने सारे देख लिए होंगे स्टेटमेंट जितने हैं। अब हम सीधे इसके क्वेश्चन में जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए एट द रेट बी स्ट्रिप डी डी एंड जी जी परसेंट ई डॉलर एफ देन एफ डॉलर डी देन हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पता चला, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच स्टार्ट करेंगे। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है ए इज रिलेटेड टू एफ, आप देखिए कि जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में ए और एफ में के बीच में कितने हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए फर्स्ट पे और एफ ऑलमोस्ट लास्ट में ही है, फर्स्ट लास्ट है। तो अब आपको इसमें लगभग इस ट्री को पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप कोई रिलेशन इनके बीच डिसाइड कर पाएंगे। तो देखते हैं, ए एट द रेट बी विच मीन्स बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ठीक है। अब हमें बी का जेंडर नहीं पता, तो यहाँ पर को बी इज द चाइल्ड ऑफ ए, ठीक है। बी इज द चाइल्ड ऑफ ए पता चलिए, जेंडर नहीं पता तो हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा। उसके बी स्ट्रिप डी, बी स्ट्रिप डी का मतलब बी इज द हस्बैंड ऑफ डी, बी जो है हस्बैंड है किसका, डी का, ठीक है। फिर लिखा हुआ है डी एंड जी, डी एंड जी, एंड में लिखा हुआ है कि जी मतलब जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट की डॉटर इन लॉ है, तो इनका कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ जो होगी वो जी होगी। ओके, अब लिखा हुआ है जी परसेंट ई, देखो पता चल गया जी इज द वाइफ ऑफ ई, जी किसकी वाइफ है, ई की वाइफ है, ठीक है। तो जी नेगेटिव ई पॉजिटिव, और यहाँ पे हस्बैंड था तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है एफ हैशटैग डी, एफ हैशटैग डी के जगह एफ इज द
सन ऑफ डी। एफ जो है इसका हस्बैंड है, एफ जो है वो डी का सन है, तो ई उसका सन था, तो ये दोनों आपस में सिबलिंग हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। अब ए का रिश्ता पूछा है एफ से, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, डॉटर, ग्रैंडमदर, सी और सी एंड डी। सी एंड डी मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, क्योंकि अगर आप देखें कि ए और एफ का क्या रिलेशन है, आप ये तो बता सकते हैं कि एफ जो है वो ए का ग्रैंडसन है, बट ये नहीं बता सकते कि जो ए है वो उसकी ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, क्योंकि हमको उसका ये प्लस भी हो सकता है माइनस, मतलब ये मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पता था, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दी हुई है एच स्ट्रिप एम कॉपीराइट ओ डॉलर एन एंड देन एम। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ आपके लिए, एच स्ट्रिप एम कॉपीराइट ओ डॉलर एन हैशटैग एम बोला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एम इज 25 ईयर्स एंड एच इज 23 ईयर्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ एन। ओके, आपको दो की एज दी हुई है, आपको तीसरे की एज बतानी है, तो इसके लिए आपको ये फिर से अगेन ट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी पूरी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलते हैं, क्या बोलता है। एच स्ट्रिप एम का मतलब है एच इज हस्बैंड ऑफ एम, ओके, एच इज हस्बैंड ऑफ एम, तो विच मीन्स एम जो हो जाएगी वाइफ हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला एम कॉपीराइट ओ, एम इज द पेरेंट ऑफ ओ, ओके, तो जो ओ होगा वो इन दोनों का बच्चा होगा, मेल है फीमेल है कुछ नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है ओ डॉलर एन, ओ डॉलर एन का मतलब है ओ जो है वो एन से बड़ा है, ठीक है, ओ जो है एन से बड़ा है। अब हम वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ हो सकता है वो इसका सिबलिंग हो और उससे पहले हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं कुछ भी ड्रॉ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट मिल गया एन हैशटैग एम, एन हैशटैग एम, एन जो है एन इज द सन ऑफ एम, तो अब पता चल गया जो ओ और एन है वो आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट में था ओ डॉलर एन का मतलब जो ओ है वो एन से बड़ा है, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मतलब जो एन जो है वो इनका बेटा है। तो अभी हमको ओ का जेंडर नहीं पता और इतनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब उसने बताया हुआ है हमें नेक्स्ट उसमें कि जो हमारी एम की एज है, एम जो है हमारा 25 ईयर्स का है और एच जो है 23 ईयर्स का है, तो व्हाट इज द प्रोबेबल एज ऑफ एन, हमको एन की एज बतानी है। अब एन की एज देखें तो क्वेश्चन में देखते हैं, देखो 23 ईयर्स का ये है, 25 ईयर्स का ये है, ये दोनों इसके पेरेंट हैं, तो इसको इन दोनों से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में इनसे छोटे कोई ऑप्शन है नहीं है, 27 ईयर्स, 28, 33, 45 और नन ऑफ दिस। तो जब पेरेंट की एज 25 और 23 है तो पॉसिबल नहीं है कि जो बच्चा होगा उसकी एज 27, 28, 33 या 45 हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, ओके। सो तो बात करें अब थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को, a @ c स्ट्रिप d एंड e% g, और आपको e और a के बीच रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इसका फैमिली ट्री चार्ट ड्रॉ करूं तो देखो a @ c मतलब है कि जो c है वो a का जो है बच्चा है, ठीक है, c जो है a का बच्चा है। नहीं पता अभी दोनों का जेंडर, क्योंकि उसने पेरेंट का रिलेशन दिया हुआ है जिसमें हम नहीं बता सकते कि a जो है मदर है कि फादर है, और c जो है चाइल्ड है, तो हम ये भी नहीं बता सकते कि बेटा है या बेटी है, और सन डॉटर तो हम नहीं बता सकते यहाँ पे। तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं c * d, c * d का मतलब c जो है हस्बैंड है d का, विच मीन जो d होगी वो ऑटोमेटिकली c की वाइफ हो जाएगी। फिर जाए d एंड g, d एंड e में हम देखें, d एंड e का मतलब है, एंड का मतलब है जो e है वो डॉटर इन लॉ है किसकी, d की, तो e का कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ जो होंगी वो ई होंगी, ठीक है। अब ई डॉटर इन लॉ है और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है
कि E%G, तो जो G है E% मतलब E इज द वाइफ ऑफ G, जो E है वो वाइफ है किसकी, G की। तो ये आपकी फैमिली ट्री ड्रॉ हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ इज E रिलेटेड टू A। अब E रिलेटेड टू A, E का आपको पता है कि जो E है वो फीमेल है और ए का आपको नहीं पता है, लेकिन आप फिर भी इसमें आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा हुआ है ई का रिलेशन ए के साथ, तो आप बता सकते हैं कि जो ई है वो ए की, देखो ई जो है वो जो ए के बच्चे हैं उनकी डॉटर इन लॉ है, तो जो ए होगा वो उसकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर इन लॉ विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। अब फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की इक्वेशन देखते हैं, A@C*D%E%G। ओके, सो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम इक्वेशन है जो थर्ड क्वेश्चन में थी। तो अब आपको वापस इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आंसर इसी ट्री के थ्रू दे सकते हैं। तो लिखा हुआ है G is 20 years। ओके, G की हमको एज बता दी है, G is 20 years old। सो what could be the age of D? ओके, D की एज क्या हो सकती है? तो जो D है उसके बारे में बात करें तो देखो जो G है ना वो D का सन है, तो जो D की एज होगी वो ग्रेटर देन 20 ईयर्स ही होगी, क्योंकि वो उसकी मदर है और मदर जो है वो अपने बच्चे से छोटी नहीं हो सकती। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल एज ऑफ D? तो अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 17 ईयर्स जो नहीं हो सकती, 15 ईयर्स जो नहीं हो सकती, 40 ईयर्स ये हो सकती है, लेकिन अगले ऑप्शन को देखें 20 ईयर्स ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि मदर और सन की एज इक्वल नहीं हो सकती, 12 ईयर्स वो भी 20 से छोटा है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो कि है 40 ईयर्स यही हमारी डी की एज होगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आपको इसके सारे आंसर मिल चुके हैं। आई होप आप लोग को कोडेड ब्लड रिलेशन समझ आया होगा, किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अब आप को सामने नॉर्मल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे। अब आप नेट से बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है या मैं कुछ क्लियर नहीं कर पाया हूं तो आप उनको टेलीग्राम चैनल है जो हमारा बैंकपीडिया एजुकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। थैंक यू।